तुसें सारेआं गी मेरी तरफों नमस्ते। अज इतवार है तो साडे डोगरी घरें च राजमा चौल ते जरूर खाए होने। ते साडी अज दी मलाती च साडे कन्ने जुड़े दे हैं डोगरा स्टार श्री मुकेश ऋषि जी। मुकेश ऋषि जी, तुंदा निगा निगा स्वागत है। मुकेश ऋषि जी को हर कोई जानता है। इन्होंने बेशुमार हिंदी फिल्म्स, तेलुगु फिल्म्स, साउथ इंडियन फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स सब में काम करा है। तो आज हम उनको और नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार तुसें सारें गी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और तुसें याद दिलाया राजमा चावल ते मेरा अज दा खुराक राजमा चावल ही सी। जी। संडे हर संडे को तो डोगरा घर में राजमा चावल का एक रिवाज है, तो इसीलिए मैंने सबको याद दिला दिया कि आज संडे है तो राजमा चावल किस किस ने खाए हैं। यू आर राइट। मेरे यहाँ भी वही चल रहा है एंड राजमा चावल इज माय फेवरेट। और राजमा चावल के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। जी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारी मलाती को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं कि हमें पता है कि आपका बचपन, आपके बचपन से शुरू करते हैं कि आपका बर्थ कठुआ में हुआ और आपका बचपन वहां बीता। तो क्यों नहीं आप हमें कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं। थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, कठुआ में नहीं, मैं सतवारी रानी बाग करके जगह है, ओके। वहाँ की पैदाइश हूँ। मैं वहाँ वहाँ हूँ। और ये सच जी। है कि मैं जम्मू का हूँ और जम्मू की मैं पैदाइश हूँ। जी। तो आप आपका शुरू का कितना टाइम वहां पर बीता है। मैंने स्कूलिंग भी वहां से किया है और कॉलेज भी गया था 1 साल। मुझे स्पोर्ट्स में बड़ा शौक था खेलने का। जी। और 1 साल खराब भी हो गया मेरा। तो फिर मुझे गाइड किया किसी ने कि उन दिनों चंडीगढ़ वाज द बेस्ट प्लेस फॉर स्पोर्ट्स। तो क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था मुझे। तो वहां से फिर मैंने 1 साल प्राइवेट करके वो जो 1 साल खोया था उसे पूरा किया। और उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहां से फिर जम्मू का सिलसिला, जम्मू के बाद मैं वहां पहुंचा। लेकिन सारी मेरा जो बचपन है, स्कूलिंग है, सब जम्मू से हुआ है। वाह। तो जितना भी हम आपके बारे में पढ़ते हैं उधर हमें पता चलता है कि वहां से आप फिजी मूव हुए, फिजी से आप न्यूजीलैंड गए, तो आपने बहुत सारा अपना एक हेलो। कॉलेज खत्म किया तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वहां पे बाद में वही मेरी वाइफ बनी, तो वो फिजी जी। आइलैंड की थी। जी। तो ऑब्वियसली जब ग्रेजुएशन पूरी होगी तो अपने अपने रास्ते निकलना था। और मेरे पास चॉइस थी कि जम्मू में घर भी था और कुछ बिजनेस जो फादर ने और उनके ब्रदर ने मिलके किया था वो भी था। और बॉम्बे में भी उन दोनों भाइयों ने कुछ शुरू किया हुआ था। तो मुझे लगा बॉम्बे चलना चाहिए। तो मैंने बॉम्बे चूज किया, तो मैं बॉम्बे आ गया और वाइफ जो है वो वापस अपने घर फिजी आइलैंड चली गई। तो यहाँ से जम्मू से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बॉम्बे का सफर तो ये रहा। तो कुछ साल अपने घर का बिजनेस करने की कोशिश की। ट्रांसपोर्ट के माहिर थे मेरे फादर और स्टोन क्रशिंग का काम करते थे। जी। तो वही काम उन्होंने, दोनों भाइयों ने यहाँ बॉम्बे में शुरू किया था। तो घर था तो इसी वजह से थोड़ा उनका काम भी करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन लगा नहीं अपने काम में। फिर मुझे ऑफर थी, मेरी वाइफ जो उस फ्रेंड थी उन्होंने भी शायद अपने घर वालों से बात की। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फिजी में आना चाहूँ तो वो आ सकता हूँ और कुछ हेल्प होगी तो वो लोग करेंगे। तो फिर वहां से कुछ साल काम करने के बाद मैंने वहां से उड़ान भरी और मैं फिजी आइलैंड पहुंच जी। गया। और फिजी में भी कुछ साल गुजारने के बाद बात जम नहीं रही थी, तो वहां से उड़ान भरी तो मैं न्यूजीलैंड चला गया। तो एक्चुअली न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में आपका मॉडलिंग का शुरू हुआ, जहां से आपने रुख बदला, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। या वहां पे कभी नौकरी तो कभी की नहीं थी किसी की, तो नौकरी की समझ जरा कम थी। और वहाँ की इंग्लिश भी बड़ी तकलीफ देती थी, समझ में नहीं आती थी। तो जो मुझे जिस चीज की समझ थी वो बैरिंग वगैरह ट्रांसपोर्ट का काम मैंने किया हुआ था। तो SKF बैरिंग कंपनी है जिसका मैं स्टोर मैनेजर बन गया। और मुझे थोड़ा सा फिजी में रह के सुपरमार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने मेरी हेल्प की थी एक सुपरमार्केट खोलने में। तो ये दोनों एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने वहाँ पे न्यूजीलैंड में स्टोर मैनेजर बन गया इसका SKF बैरिंग का।
वहां से मुझे क्योंकि फिजी में मैंने एक कोर्स किया था फैशन शो का, तो वो कोर्स का फायदा उठाते हुए मैंने वहाँ एजेंसीज को मिलना शुरू किया। और मुझे पहले ही एजेंसी में मैंने जब गया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे पसंद किया, मुझे कहा आप थोड़ा वॉक करके दिखाइए, वो देखा उन्होंने, और वहाँ उन्होंने मुझे पसंद ऐसा किया कि मुझे नेक्स्ट डे ही काम मिल गया। हाँ। तो इससे थोड़ा मैं इनकरेज हुआ कि यहाँ सकता हूँ इस चीज को भी साथ साथ में मैं, तो उस तरह फॉलो हुआ। फिर वहाँ की कुछ बारीकियां समझ में आने लगी, कुछ प्लस पॉइंट थे उसमें। प्लस पॉइंट मेरे ये रहा कि मेरा स्किन उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट था। वहाँ थोड़ी सी जम्मू दी तो पुजड़ी है, वो थोड़ी काम आएगी। तो हम लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं, हमारी स्किन ऐसी है, ना सर्दी में हिलती है ना गर्मी में। तो वहाँ के लोगों को स्टेज पे आने के लिए अराउंड 24 आवर मिनिमम का उनको देना पड़ता था नोटिस। तो मेरी स्किन को उन्होंने समझा कि इस आदमी को तो आप रात को 12 बजे भी बोलो तो कल का शो हो जाएगा। तो वो मेरा प्लस पॉइंट हो गया। एंड दे स्टार्टेड यू नो, तो वो ज्यादातर लोग मुझे इंडियन नहीं, मुझे गल्फ एरिया का ही समझते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एनीवे वो सब चीजें हम करते रहे, उनका फायदा भी होता रहा मुझे। और साथ में मैं वो भी करता था जो एसके बैरिंग का था। और ये बात सारी बात मेरी मैनेजर की, जो मैनेजर थे जनरल मैनेज, उनकी क्या बोलते हैं राय के साथ ही हो रहा था। मैं उनको सब बता देता था और मुझे अलाउ करते थे। फिर एक समय आया जब उन्होंने मुझे कहा बुला के कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी मेरे को, क्योंकि बीच में मुझे जाना पड़ता है ड्यूरिंग द वीक डेज, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो मुझे अलाउ करते थे क्योंकि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उनका जो काम होता था मेरे लिए कोई ज्यादा नहीं था, तो मैं कर लेता था। लेकिन एज ए क्या बोलते हैं एज एम्प्लॉय वो अच्छा नहीं लगता कि एक आदमी 2 दिन की छुट्टी लेता है वो। तो वहां से फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब समझ में आया, तो मैंने शादी भी वहीं की है फिजी में। तब मैंने अपनी वाइफ से बात की कि इस तरह की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही चीज फॉलो करनी चाहिए। और उसमें उनकी का साथ बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अपना सारा सिस्टम चेंज किया और उनके साथ के बिना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने इस बात को भी समझा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें उन्होंने देख ही लिया, खुद भी देखा था उन्होंने। तो वो चीज मुझे, और छोटी बहन की शादी थी, तो वो एक बहाना बन गया। और फिर मैंने वहां डिसाइड किया कि मुझे इंडिया वापस जाना है और वाइफ वहां रुकेंगी, क्योंकि वाइफ का जॉब बहुत अच्छा था उधर। तो जब तक मैं सेटल होता हूँ, सब चीज सेटल होती है, तो उसके बाद शी विल कम बैक। तो एग्जैक्टली वैसा ही किया हमने शादी के बाद। लेकिन ये था कि जब मैं वापस पहुंचा बॉम्बे तो मैं बहुत सीरियस हो गया था, क्योंकि बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। अपना फैमिली बिजनेस भी नहीं किया, अब बाहर जाके फिर वापस आ गए, और जो 4.5 साल गुजारे उसका कोई हिसाब नहीं है, तो वापस फिर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। तो उसने मुझे बहुत सीरियस कर दिया था। और मैंने बहुत ही सीरियसली जो कुछ एक्टिंग के हिसाब से अवेलेबल था बॉम्बे में, वो सब, रोशन तनेजा सब बहुत बड़े प्रिंसिपल रहे हैं पूना इंस्टीट्यूट के भी, तो जी। उनके यहाँ कोर्स चलता था, वो कोर्स किया मैंने। फिर मधुमती जी थी, अपने टाइम की बहुत बड़ी डांसर थी, जिस तरह हेलन रवि, जी। तो उनके यहाँ कोर्स किया। क्योंकि मैं अपने अराउंड 6 मंथ जो है था, मैं सिर्फ सीखने को देना चाहता था कि एक्टिंग के बारे में जानूं। फीलिंग तो है, लेकिन उसका एक डिसिप्लिन होता है, हर एक चीज का एक डिसिप्लिन होता है। वो कहते हैं ना, बिना बात के किसी के सामने बिना अपना टॉपिक घुसा दो, वो भी गलत होता है। तो हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है, तो एक्टिंग भी एक डिसिप्लिन है। हम सब रो सकते हैं, हम सब हंस सकते हैं, हंसा भी सकते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन जब उसको प्रोफेशनली करना पड़ता है तो वो चीज आपको जरूर आनी चाहिए। तो वो सब चीजें फिर वहां मैंने सीखी, जो 6-7 महीने मैंने लगाए। और उस बीच में कुछ एड्स किए, कुछ समझ में आया, कुछ लोगों ने पसंद किया, तो करते करते फिर एक सीरियल किया मैंने, जिस सीरियल का नाम था टीपू सुल्तान। उसके करते करते मुझे बहुत सी चीजें समझ में आई, और ज्यादातर समझ में आया उसमें मेरी क्या क्या कमजोरियां हैं। और कुछ अच्छे लोगों ने मुझे बताया भी कि क्यों
मुझे ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझ में ये कमियां हैं, तो फिर मैंने उसी दौरान शुरू कर दिया अपने उन जो मेरी वीकनेसेस थे उनको बेटर करना, मैंने वहीं से शुरू कर दिया। तो इतना सीरियस था मैं उस बात से नहीं घबराया कि लोग कह रहे हैं कि इसने अच्छा नहीं किया। मुझे फील हुआ कि आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गेनिंग एवरीथिंग, बिकॉज मैं कोई फैमिली एक्ट्रेस ऐसी फैमिली से तो हूँ नहीं जहाँ एक्टिंग थी। ये सब चीजें मुझे सीखनी है। तो मैंने उस चीज को बहुत पॉजिटिव लिया और शुक्रिया कहा उस लड़के को, और मैंने उसको फिर फॉलो किया। और जब मुझे पहली ब्रेक मिली, जिस फिल्म का नाम था गर्दिश, उस वक्त मैं एकदम रेडी हो चुका था। और फिल्म भी उसी तरह की मुझे मिली जिस तरह का मेरे अंदर आव भाव चल रहा था, जिस तरह का मैं फील कर रहा था। देखिए, जब आप मेहनत करते हो ना, फिर ऊपर वाला जो भगवान है वो भी, उसकी कनेक्शन तो है, ये हर इंसान के साथ हर भगवान का कनेक्शन होता है, वो भी आपकी मदद करता है। लेकिन आपको इस लेवल पे पहुंचना है कि भगवान भी आपकी तरफ देखे, उसको भी बहुत कुछ देखना होता है। तो मैं ये चीज बात समझ गया था कि मुझे सिर्फ मेहनत और मेहनत करनी है, बाकी कुछ नहीं सोचना। और एग्जैक्टली भगवान ने साथ दिया मेरा। गर्दिश में जब मैं पहुंचा, तो जब मैंने काम किया वहां पे, वहां से लोगों को समझ में आया कि इस लड़के में कुछ है। तो वहां से फिर वो चीजें सब मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। उसके बाद as they say there was no looking back, एक के बाद एक आप, I think it was an era where we would see you in every movie as in a negative character, but एक बहुत path breaking role फिर उसी बीच में आया जहां आपने बहुत खूबी से एक पॉजिटिव रोल निभाया, जो था फिल्म सरफरोश में। सरफरोश का रोल आपका एक वन ऑफ द फेवरेट रोल्स है, जो मेरा भी है और आई थिंक काफी लोगों का है। तो उसके बारे में आप बताएं कि आपने हाउ डिड यू should we say untune yourself, because अभी तक आप बहुत ज्यादा negative roles कर रहे थे, now it was a very positive role, so please can we listen a little bit about that role? उसमें उन दिनों मैं आमिर खान साहब के साथ एक बाजी करके फिल्म कर रहा था जी। हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे, तो आमिर साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, बाजी की मुझे कहानी सुनाई थी आमिर साहब ने, और मुझे कहा कि आप ये रोल करोगे। तो मैं, क्योंकि रोल जिस तरह का था, रोल था, मुझे लगा इस तरह की चीज इतनी जल्दी मुझे मिलेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वहां एक कंडीशन थी कि मुझे एक टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, टेस्ट दे देंगे, क्योंकि मैं एक चीजों बिगनिंग में मैं हर बात एकदम क्लियर थी मेरी कि अगर कोई चीज मुझे कोई रिजेक्ट करेगा तो मुझे उसका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूं, ना ही मैं किसी एक्टर फैमिली से हूं, ना ही मैं नेशनल इंस्टीट्यूट से हूं, ना ही मैंने पूना में कोर्स किया हुआ है। तो ये बात मेरे माइंड में क्लियर थी, मैं कहीं कुछ लूज नहीं करूंगा। अगर रिजेक्ट होगा तो मैं कुछ गेन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत अजीब चीजें हुई जब मैं एड के लिए लोगों के पास जाता था। उन दिनों नया नया मोटरसाइकिल 100 सीसी शुरू हुआ था, तो जब मैं उसकी एड के लिए मुझे बुलाया गया, तो जब मैं मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा तो सब डायरेक्टर और यूनिट परेशान हो गई, कहने लगे यार मॉडल हमारा बड़ा लग रहा है, मोटरसाइकिल एकदम छोटा लग रहा है। तो वो जॉब मेरे हाथ से चली गई। लेकिन उस जॉब ने कुछ ना कुछ मुझे दिया कि लोगों ने मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं एक मॉडलिंग का काम कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहे, और इन्हें मैं अपने दिमाग में बिठाता रहा। अगर मैं नहीं काम हुआ तो यस, उनको एक चीज सूट नहीं कर रही, जो प्रोडक्ट होता है उससे बड़ा हीरो नहीं हो सकता, तो प्रोडक्ट ही हीरो होता है। तो ये बातें हम बिगनी में मैं समझ गया था कि हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना है, उसमें ये नहीं होना क्योंकि अपना तो कोई रिश्तेदार मुझे रिजेक्ट कर नहीं रहा, ये तो कोई मेरी मदद कर ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी का काम ही नहीं है जी। तो जब मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, मैं आपको दूंगा टेस्ट। तो मैंने बकायदा उसका टेस्ट दिया, और उस टेस्ट के बाद भी थोड़ी सी ऑब्जेक्शन थी कि मैं उस बॉलीवुड का सबसे बड़ा कैरेक्टर नहीं था इस रोल के लिए। उसके लिए अमरीश पुरी जी भी हो सकते थे, नाना पाटेकर भी हो सकते थे, परेश रावल साहब उनके दोस्त थे डायरेक्टर। तो इंडस्ट्री को बिजनेस, मेरी कास्टिंग में बिजनेस नहीं नजर आ रहा था, लेकिन जो एडवर्ड डिफरेंट है, उनको लगा कि मुझे ये लड़का ही परफेक्ट है, क्योंकि ये जो करेगा ये नई चीज होगी, बाकियों ने सबने किया हुआ है।
और उनको वही बात बहुत अच्छी लग रही थी कि ये जब रोएगा तो मैं चाहता हूं लोग इसके साथ रोए। और बाकी जो सीनियर एक्टर हैं ये इस तरह के बहुत काम कर चुके हैं, तो शायद वी विल लूज दैट नॉवेल्टी जो होती है। तो इस तरह की कई चीजें जो बाद में मुझे पता चली, जो मेरे फेवर में भी गई और अगेंस्ट भी जा सकती थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब भगवान आपके साथ होता है तो सब चीजें परफेक्ट बैठती हैं, आप खाली मेहनत करते रहो। तो इस तरह एक फिल्म मिली। लेकिन इसकी रिलीज के बाद फायदा क्या हुआ कि साउथ इंडिया में लोगों ने मुझे पहचाना, और फिर वहां का सफर मेरा आफ्टर सरफरोश शुरू हुआ। गुड। तो इसके बाद आपने साउथ इंडिया में भी काफी रोल्स करे, तो साउथ इंडिया में जो आपने रोल्स करे, क्या वो भी नेगेटिव रोल्स होते थे कि वो पॉजिटिव रोल्स? नहीं, बिगिनिंग में मैं हैरान था कि सरफरोश के बाद उन्होंने बुलाया, लेकिन रोल सब नेगेटिव मुझे दिए जी। क्या है कि वहां जो है ना, वहां अभी भी आज भी नेगेटिव ही खाली रहता है पोस्ट, और उसमें कोई गया, मैं गया, कोई दूसरा आएगा, दूसरे के बदले में मैं वहां पहुंचा। बहुत कम लोग वहां पॉजिटिव रोल कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से एक्टर उनके अपने भी होते हैं। ये उनकी अपनी एक सोच है कि हमको किस तरह के एक्टर मुंबई से चाहिए। लेकिन वो फिर वही बात हुई, जिस तरह सरफरोश मिली, वहां एक फिल्म मुझे मिली, उसके बहुत बड़े वहां के जो टॉप के उस वक्त हीरो थे, वो फादर एंड सन की कहानी। उसमें लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरा सॉफ्ट रूप स्क्रीन पे देखा। तो जिस तरह सरफरोश में लोग सरप्राइज हुए, इस तरह वहां उन्होंने जब वो फिल्म की तो लोग हैरान हो गए। तब उनको समझ में आया कि ये सॉफ्ट रोल भी कर सकता है, जबकि वही फेस है, वही मैं हूं। ये नजरिया जो चेंज होता है, कभी कभी हम करेक्टर आर्टिस्टों को प्रूव करना पड़ता है। ये प्रूव नहीं हो जाता हमारे आने से कि हम एक्टर हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का एक सिस्टम है, हीरो है हीरो, जिसको सब कुछ आता है, ये कंफर्म हो जाता है। वो अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन उसको सब कुछ आता है। लेकिन जब आप विलन या करेक्टर आर्टिस्ट बनते हो, आपको टाइम टू टाइम प्रूव करना पड़ता है कि आप फादर भी कर सकते हो, एक भाई का रोल भी कर सकते हो, या एक अच्छा इंसान भी बन सकते हो। ये सब प्रूव करना पड़ता है, और ये तभी होता है जब लक आपको फेवर करती है। बाकी आपको वो इंतजार नहीं कर रहे कि मुकेश आएगा तो हम उसे ये करवाएंगे ना। ये आपकी लक आपसे कुछ ऐसा करवाती है कि फिर उन पे असर पड़ता है। बाकी क्योंकि हीरो के लिए सब सोचते हैं कि इससे ये वीक है, मैं इसको हम इस तरह कर लेंगे, इसको बेटर करेंगे, सब सोचते हैं। लेकिन बाकी कैरेक्टर्स के लिए नहीं सोचते, मजबूर करती है सोचने पे। तो इसी तरह की चीजें मेरे साथ हुई, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। जो हो रहा है उसे मेहनत से करना है, जो नहीं हो रहा उसके बारे में नहीं सोचना। और जब वो हुआ तो उसका रिजल्ट लोगों को बेटर ही दिखा। तो उससे फिर ये शुरू हुआ मेरा सिलसिला कि साउथ इंडिया में भी नेगेटिव भी करते रहे। तकरीबन सब लैंग्वेज में काम किया, उसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ वो भी रही, कुछ पंजाबी फिल्में की जो अच्छी लगी मेरे को। तो ये अपने आप एक ऐसा सिस्टम बना जिसको मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन यस उसका ख्याल जरूर था। उसकी मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आज ऐसा हो गया कि लोग खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे पॉजिटिव होना चाहिए इस रोल के लिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, जो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है इस रोल। जी। सो जैसे आजकल बहुत एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत एक चर्चा हो रही है अबाउट बॉलीवुड का नेपोटिज्म के बारे में। सो डू यू थिंक पहले आपने बोला कि हार्ड वर्क एंड योर हार्ड वर्क एंड गॉड हेल्प्ड यू अ लॉट, बट आपके टाइम पे भी क्या आपको ये देखने में मिला, या यू डिडंट हैड एनी गॉडफादर इन द इंडस्ट्री? यू थिंक दैट इज अ मस्ट, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप बताएं कि डिड यू फाइंड दिस डिफिकल्ट? पहले तो सबको ना हर चीज को रियलिटी में सोचना चाहिए। नेपोटिज्म क्या है? मेरा बच्चा आपका बच्चा सेम काम करे तो वो नेपोटिज्म है। जी। आप जो भी करते हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं जो भी कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, आप मुझे बताइए, अगर आपका काम अच्छा है और आप उससे खुश हैं तो आप नहीं चाहेंगे आपका बेटा उसको ज्वाइन करे? बिल्कुल। या आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी लड़के को देखेंगे, बेटा आजा बेटा तू मेरी गद्दी संभाल, ऐसा नहीं होता। नेपोटिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती। एक जिंदगी चाहिए, कई बार 3-3 4-4 जिंदगियां जुड़ती हैं, तब जाके एक पोजीशन बनती है किसी फैमिली की।
अब वो उसने बनाई है तो उसकी देखभाल कौन करेगा? हमारी सोच जो है वेस्टर्न नहीं है। हमारी सोच हमारे नीचे बच्चे और उसके बच्चों तक चली जाती है। वही हम संस्कार देते हैं कि इसका नाम है बेटा, संभालना इसको। अब वही फिल्म इंडस्ट्री में लोग, मेरे आने से पहले बहुत सी फैमिलियां थी जिनके माँ बाप ने बहुत मेहनत की हुई थी। अब उनके बच्चे अगर वो फिल्मों में आना चाहते हैं तो ये कोई गुनाह है क्या? नो सर। जी। यस। अब जो उनको फायदा होना चाहिए वो हो रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स उसमें थे। मैं बाहर का हूं। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि हम ट्रांसपोर्टर हैं, हम तुम्हारे लिए गाड़ियां डाल देते हैं, तो मैंने इनकार कर दिया। तो भाई ने कहा भाई मैं तो तेरे को एक्टर नहीं बना सकता हूं, तो मुझे अपना रास्ता बनाना पड़ा। तो हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि जब तुम किसी दूसरे एरिया में घुस रहे हो तो वहां तुम्हें अपनी जगह बनानी है, क्योंकि तुम अपना डेरा छोड़ के दूसरे के डेरे में जा रहे हो। जी। इसको नेपोटिज्म नहीं कहा जा सकता। उनको कुछ पर्क्स, बेनिफिट मिलते हैं अपने पेरेंट्स की मेहनत के। और फिर भी मैं ये बता दूं आपको, सिनेमा बिजनेस की तरह नहीं है। सिनेमा दुकान की तरह नहीं है, सुपरमार्केट शराब की दुकान की तरह नहीं है। जहां पे आप बैठोगे तो आपके 10 ऑनेस्ट एम्प्लॉय आपकी मदद कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। सिनेमा में सब कुछ है। आप 100 साल पुरानी फैमिली की औलाद हैं, लेकिन जब आप कैमरे के सामने जाते हैं तो आप अकेले होते हैं। कहे सिंपल वे से कहूं तो आपको आपका फादर 2 मौका देगा, 3 मौके देगा, क्योंकि जब 2 और 3 मौके जुड़ते हैं और कामयाब नहीं होते, उसके पीछे बहुत सारे पैसे लगते हैं और उन पैसों का नुकसान बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप रेपुटेशन के हिसाब से अपने बेटे के लिए लगा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका बेटा अच्छा है तो वेलकम होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, ये बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर उसमें नहीं है तो उसका फादर भी उसके लिए तीसरी फिल्म नहीं बनाएगा। तो नेपोटिज्म वर्ड जो है ये सही फिट नहीं बैठ रहा इस बात को लेकर। थैंक यू टू क्लियर दैट। टू मेक इट अ लिटिल लाइट, आप सिर्फ जानते हैं, हालांकि इट्स नॉट अ वेरी फेयर क्वेश्चन टू आस्क एन एक्टर, क्योंकि उनके लिए उनके सारे ही रोल अजीज होते हैं, लेकिन विच इज वन ऑफ योर फेवरेट रोल्स ऑफ योर ओन सेल्फ? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम करेक्टर आर्टिस्ट और विलन लोग जो है ना, इस बहुत सारे इस समय बहुत सी चेंजेस हमने देखी हैं। जी। तो उस तरह के रोल अब नहीं बने, रोल उल्टा छोटे हो गए करेक्टर आर्टिस्टों के। तो उससे क्या हुआ है कि कलर जो है हमारी जिंदगी में, जो कलर आने चाहिए थे सरफरोश के बाद, उतने नहीं आए। तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ कर लिया है। तो इसीलिए मेरे लिए जो रास्ता ऊपर वाले ने खोला है, मैं उसमें खुश होता हूँ। कभी कभी मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलता, वो आंध्रा में मिलता है। और कभी कभी मैं एक पंजाबी में फिल्म करके आता हूँ जिसका नाम है टौर मित्रांदी, जिसमें मैं एक स्पोर्ट्समैन होता हूँ, हॉकी का प्लेयर होता हूँ, और किस तरह मेरे साथ जो होता है। तो ये उससे मुझे, अब मैं उसमें से अपना फायदा ढूंढता हूँ कि, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छी फिल्म के लिए मेरे पास हमेशा जगह रहनी चाहिए। और मुझे अगर घर बैठ, मुझे ऐसा लगता है इज फॉर द बेटरमेंट। और कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि अगर से तेलुगु में मैं रेगुलर विलन कर रहा हूं और तमिल में मुझे कोई पॉजिटिव मिल गया तो इमीडिएटली मैं एक रेगुलर फिल्म छोड़ के वो फिल्म कर लूंगा। तो मैं इस पोजीशन में हूं, तो मैं उसको थोड़ा कैश करता रहता हूं। और मुझे लगता है कि जो सुन रहे हैं उनको भी थोड़ी सी समझदारी रखनी पड़ेगी अपने काम में भी। इस काम में भी एक समझदारी रखनी पड़ती है। यू जस्ट कांट थ्रो योर सेल्फ एवरीवेयर। आपको अपने आप को समझना, हमेशा अपने आप को उस लेवल पे रखो कि अपने आप को असेस करते रहो, क्या ठीक है क्या बुरा है, और समय का कितना कैसे फायदा उठाना, ये भी समझ आपको आ जानी चाहिए। गुड। सो तो थोड़ी सी बात हम करते हैं जम्मू के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा वहां का भी टच करते हैं। तो आपने शुरू में तो हमारी थोड़ी सी राजमा चावल की बात हो गई कि वो आपको बहुत पसंद है। इसके अलावा डोगरा डिश में और कौन सी आपकी फेवरेट डोगरा डिश है? सारा अम्बल वगैरह बहुत अच्छा लगता था।
शाम का सारा खाना। देखिए उस वक्त जो जवानी थी उसमें सब खाने अच्छे लगते थे। जी। तो बचपन क्या होता है, कोई ऐसा इंसान होगा जो कहेगा मेरा बचपन जो है कि गलियां या वो साइकिल, मुझे अब सोच के दुख होता है, किसी को नहीं होता। और सबको प्राउड ही महसूस है, वो साइकिल, वो गलियां, वो पैदल चलना, बस पे बैठना, ये जो ये आपको हमेशा खुशी देगा, क्योंकि वो रियलिटी है। आप उसमें जिए होते हो। आपको दोस्त मिलना है तो तूफान भी नहीं रोक पाता था। आप किसी तरह चोरी से साइकिल उठाओ, किसी के साथ बैठ के उसके पास चले जाते थे मिलने के लिए। ये जो बातें होती हैं, इसको आप कभी भी बेटर नहीं कर सकते लाइफ में, जो आपका बचपन होता है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में जो भी हुआ है, जहां भी हुआ है, वो कमाल ही होता है। क्योंकि वहां उस वक्त जो चीजें मिलती हैं आपको, उसके ऊपर पैसों की चाशनी नहीं होती, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। आप किसी कहीं छुप के सीढ़ियों के नीचे भी बैठे हैं तो मालूम पड़ा आपने पूरी पूरी रात गुजार दी दोस्तों के साथ। तो हम अपने दोस्तों के साथ, गाड़ियां जिनकी होती थी, रात को अपने घर से आना, उनके ट्रक में घुस जाना पूरी रात। वहां सेब पड़े होते थे गाड़ी में, उसको सेब को निकाल के पूरी रात निकाल देनी उधर। तो इसको मैं कभी भी कहूं कि मैं अब वो काम बड़ी से बड़ी कार में बैठ के कर सकता हूँ एंजॉय, मैं नहीं कर सकता। वो जो टाइम होता है, दैट्स टॉप ऑफ योर लाइफ टाइम होता है वन, वो कभी भूलता नहीं है। और मेरे को भी सब गलियां, सब सड़कें, सब सब जो हुआ, स्कूल में पैदल जाना, साइकिल लेके जाना। साइकिल मिला था हम लोगों को, तो क्योंकि जॉइंट फैमिली थी तो ज्यादा लोग थे, तो हर चीज ऐसा नहीं था कि साइकिल है तो चार साइकिल आ गए, ऐसा नहीं होता, शेयर करना पड़ा। नया साइकिल लेके एक्साइटमेंट थी। जब क्या बोलते हैं रिसेस होती है तो वो भी ध्यान गया साइकिल के ऊपर। तो क्लास जब खत्म हुई तो आगे देखा तो साइकिल गायब है। उसके बाद साइकिल नहीं मिला हमको घर से। तो वो भी एक चीज थी कि जो इतनी एक्साइटमेंट थी उसकी नए साइकिल की, लेकिन पहले दिन ही चोरी हो गया स्कूल से, और फिर घर से नहीं मिला। पर फिर भी कोई शिकायत नहीं थी, उसी तरह पैदल चल के पहुंचते थे। मेरे ख्याल कुछ नहीं तो 4-4 साढ़े 4 किलोमीटर एक साइड का होगा हमारा, वो करते थे उस जवानी में। 10 किलोमीटर आप वैसे पैदल चल गए, आज के बच्चे कर पाए? तो उनको छोटी सी चीज मिल गई है, उसमें खेलते रहते हैं। तो इसी के साथ एक और सवाल पूछते हैं कि आपने बोला सब सड़कें सब वो याद हैं, तो जम्मू रीजन में आपकी फेवरेट पिकनिक स्पॉट क्या है? कोई जगह जो जो आपको खासकर पसंद है, जब आप वापस जाते हैं वहां जाना पसंद करते हैं? कुछ चीजें तो स्कूल के साथ की, तो पत्नीटाप गए थे। तो अभी कुछ दिन पहले मैं, मेरा दोस्त शायद पत्नीटाप गया था, उससे पूछ रहा था, यार मुझे बहुत साल हो गए, मैं उससे पूछ रहा था, ऐसे ढलान करके बहुत अच्छी सी खूबसूरत जगह थी, वो अभी भी है कि नहीं है? तो बोलता कुछ चीजें आ गई हैं लेकिन वो चीज अभी भी है। तो वो था एक मानसर था, मानसर शायद, वहाँ हम लोग, ये तो हो गए स्कूल के साथ तो वो किए। फिर दोस्तों के साथ खुद बटौत जाना, और जम्मू के आसपास की जो उस तरह की शरारतें, जो मतलब कहीं भी जब दोस्त होते थे फिर समझ में नहीं था कि ये जगह बैठने वाली है कि नहीं है, बस वही दुनिया बन जाती थी अपनी। तो ज्यादातर हम लोग रोड पे घूमते थे। ये है वो गांधीनगर, ये उतना डेवलप नहीं था, तो थोड़ा सा चल के बाहर जाते थे तो खाली जगह ही मिलती थी। वो सब चीजें भर गई हैं। तो जम्मू में वो जो 3 व्हीलर चलता था उसमें बैठ के, जम्मू थिएटर, कोई फिल्म नहीं छोड़ी मैंने। मुझे याद है 7 थिएटर मुझे याद है काउंट किए हुए थे, उन सातों की फिल्में हम लोग देख लेते थे। ये सब चीजें थी। रघुनाथ बाजार हो गया, वहां जाना। तो सब चीजें आज भी जहन में है, वैसी तरोताजा है, उनमें कुछ वो नहीं है। लेकिन जम्मू बदल गया है, लोग आ गए, बहुत सी दुनिया बस गई आसपास। गांधीनगर जो था मेन वो वैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। तो वो चीजें कभी कभी थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि याद नहीं। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो वैसे का वैसे ही है चंडीगढ़, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन का सिस्टम सेम है। जो पुराने सेक्टर्स हैं उनमें आप सिवाय बोर्ड के कुछ चेंज नहीं कर सकते। आज नहीं कर तो वो सकते। सेक्टर आज भी वैसे ही है। आप 17 सेक्टर में चले जाओ, 8-9-10 कहीं भी चले जाओ, कॉलेज के आसपास चले जाओ, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है। तो वहां जाके एक अजीब सा नशा होता है। तो तो जाता आप रहते जम्मू हैं जाते रहते हैं? जब वो कोशिश करते हैं कि वहां वहां चले जाएं।
तो उस तरह करता रहता हूँ। और भी कोई जो जुड़े हुए लोग हैं, कभी इस तरह नहीं तो आजकल इस तरह आपके इस माध्यम से लोगों से मुलाकात हो जाती है। जी पिछले कुछ मेरे ख्याल साल 1.5 साल पहले मैं इधर उधमपुर में एक एम्बेसडर बना था। वहाँ ब्रिजेस जो है, बहुत छोटे छोटे ब्रिजेस का एक स्कीम आया था, जिसमें छोटे ब्रिज बनने से क्या होता था कि कई बार लोगों के 8-8 किलोमीटर बच जाते थे। तो वो जो स्कीम थी उसका फिर मैं एम्बेसडर बना, फिर मैं वहां गया, 4-5 दिन सारा घूमा, लोगों से मिला, मुबारकबाद दी। तो इस तरह की कुछ चीजें मुझे, जिसमें मुझे पॉजिटिविटी नजर आती है, जिसमें आम जनता की फायदा दिखे, तो वो मैं आई एम ऑलवेज ओपन। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि इसमें एक जेन्युइनपन है और इसमें लोगों को फायदा होगा। अब सोचिए, मुझे अभी तक याद है कि एक छोटा सा पुल बना था जिसमें आप कुछ लोग गुजर सकते हैं, आपका जानवर भी गुजर सकता है, लेकिन उससे कम से कम आपसे 7 से 8 किलोमीटर बच जाते हैं। और जो बच्चे किस तरह घूम के जाते थे, तो उनको कितनी मुश्किल आती थी। तो वो स्कीम मुझे बहुत बेस्ट लगी। तो इस तरह कोशिश करते हैं कि जुड़े रहें उनके साथ, या कुछ लोग जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ बचपन से, दोस्त लोग, सुख दुख में कोशिश करते हैं जाने की। जी। और आप डोगरा समाज मुंबई से भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो मुंबई में रहते हुए, जम्मू वालों के लिए और पीछे जम्मू के लिए भी। तो दैट आल्सो वी हैव नोटिस कि यू आर विद देम, यूजुअली गिविंग योर हैंड वेयर एवर दे नीड। सो वो दैट भी इज मुझे जब हम मिले थे तो अच्छी बात लगी थी मुझे, कि मैंने कहा यस, ऐसी चीज होनी चाहिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उसमें सबसे ज्यादा था कि जो जो लोग स्पेशली हम, मुझे जो अच्छी बात लगी थी, बहुत से पेशेंट आज भी बॉम्बे में आके उनको लगता है कि हम सही जगह पहुंच गए हैं। और बॉम्बे जो है बहुत बड़ा समंदर बन चुका है, यहाँ कोई अपने का हाथ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और स्पेशली जब आप किसी अपने को लेके आते हो, वो बात थी। या फिर कुछ लोग पढ़ने के हिसाब से या कुछ लोग एक्टिंग के हिसाब से यहाँ आना चाहते हैं, तो अगर हम उसमें कुछ ऐसी चीज बना पाए जिसमें कुछ दिन के ठिकाना उनको मिल जाए, और जब उनको वहां तक, यहाँ तक सोचा था कि हम उनके साथ एक मीटिंग भी ले सकते हैं कि क्या करने आए हो, अब तुम्हें किस तरह फॉलो करना है। ये जी जगह हमेशा के लिए तो नहीं हो सकती, लेकिन किस तरह तुमने आग समंदर में जाना है और कैसे तैरना है, ये थोड़ा सा एडवाइस हम दे के उसको वहां से भेज सकते हैं। या पेशेंट जो उनके साथ में आते हैं उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, हॉस्पिटल बता सकते हैं। इस तरह की सोच को लेके चले थे, उसमें सब लोग जुड़े हैं, तो उम्मीद करता हूं कि कुछ जरूर हम अच्छा करेंगे। जी जरूर। नाउ एक सवाल आगे पूछते कि अभी आई नो कोरोना काल चल रहा है, इसमें काफी नुकसान हुआ है और बेसिकली आर्टिस्ट कम्युनिटी का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बट एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, आपका कुछ आ रहा है अभी जिसके लिए हम इंतजार कर सकते हैं? सॉरी, बीच में आपका सुनाई नहीं दिया था अभी मुझे। मैंने कहा अभी फ्यूचर, नियर फ्यूचर में आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके लिए हम इंतजार कर हाँ, सकते हैं? मैं एक्चुअली फिल्म बना रहा था। मैंने अपने बेटे को लॉन्च किया है पंजाबी फिल्म में। अरे हाँ जी, उसका फिल्म का नाम है निडर। तो एक फादर और सन की कहानी है। तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं पंजाबी से शुरुआत करूं, क्योंकि बहुत प्यार मिलता है और पंजाबी लैंग्वेज है हमारा। तो मैंने उसको वहां लॉन्च किया। तो अभी हमारी फिल्म आधी हुई थी, तो लॉकडाउन में हम लोग फंस गए, तो हम लोग निकल के आ गए। तो अभी मेरा पूरा ध्यान उसी में है। तो अभी शायद नवंबर में हम लोग जाके उसे कंप्लीट करेंगे उस फिल्म को, और फिर उसे नेक्स्ट ईयर रिलीज करेंगे। तो मेरा पूरा ध्यान उसी में है इस वक्त, ताकि उसका कैरियर जो है शुरू हो जाए। एक फिल्म उसने लीड रोल में पहले की है, वो एक एयरफोर्स के लिए बनी थी। कुछ एक पायलट थे जो पाकिस्तान में क्रैश हुए थे, वहां से फिर 3 पायलट निकले थे, एस्केप किए थे। तो वो उसकी सबसे बड़ी कहानी थी। उसमें कोई बुलेट फायर भी नहीं हुआ था और 3 आदमी एस्केप किए थे। तो वो उसने किया है। तो उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें क्षमता है, तो सबसे पहले फादर को ही अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। बिल्कुल। तो वो फिल्म उसके लिए बना रहे हैं, तो ध्यान ज्यादा उसी में है। तो उसके साथ साथ जो मेरे रेगुलर जो बीच में जो टाइम मिलता है, वो उनके साथ वो करेंगे। लेकिन एज इट इज हमारे 6-7 महीने तो इसमें चले गए। अभी भी थोड़ा थोड़ा खुलने शुरू हो गया सिनेमा, लेकिन मुझे लगता है फिर भी नवंबर तक काफी चीजें खुल जाएंगी। जी जी। तो उसके बाद हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि उसके बाद अगर कभी चांस लगे तो आप लोग के पास टैलेंट है और शायद मीडियम भी है, तो कभी हो सके तो एक बढ़िया सी डोगरी फिल्म भी बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो जरूर जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है उसमें कोई भी चीज, देखो, अपनी जबान में कुछ अच्छा काम कर पाओ तो आपकी
मतलब खुशकिस्मती होगी। हम जरूर, मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत पहले भी मैंने चर्चा की थी, जी लेकिन मैं इसकी जो भी संभावना है, मैं सोच रहा हूँ इसको नेशनल लेवल पे भी इसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि मैं जो सुन रहे हैं उनको, उनके लिए बताऊं कि क्यों स्कोप है। आपने देखा होगा पहले पंजाबी कल्चर दिखाते थे, लेकिन पंजाबीपन हम स्क्रीन पे नहीं ला पाते थे बोलने में। जी करते करते पंजाबी इतनी बड़ी हो गई, उनके गाने इतने बड़े हो गए कि आज मुझे लगता है हिंदुस्तान में 15 से 20% आदमी पंजाबी बन चुका है। अब उसे डिल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती लाइनों को हिंदी में, या पंजाबी के गानों को, पूरे के पूरे गाने सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही पंजाबी की। फिर जो टीवी ने बहुत हेल्प की है, जिसकी ने यूपी को स्क्रीन पे लाया है, हरियाणा की लैंग्वेज को लाया है, या भोजपुरी को लेके आ रहे हैं। तो मैं भी ऐसा कोई मौका ढूंढ रहा हूँ जिसमें हम लोग कोई डोगरी का वाह की थी सूर्यवंशम, उसमें मैंने एक शब्द यूज किया था, मर जाने। हम्म तो पहले तो हमारे साउथ के डायरेक्टर थे, वो अमित जी की फिल्म थी वो सूर्यवंशम, तो मैंने बोला कि मर जाने वर्ड में यूज करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे समझाना पड़ा मर जाने क्या होता है, फिर उनकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि मर जाना मतलब प्यार से कहा, कहते हैं जब मर जाके, तो ये प्यार से कहा जाता है, इस तरह की चीजें हैं। तो शायद मैंने कुछ बोला है वो, तो लोग, तो इस तरह की कोशिश है मेरी भी कि जी कोई डोगरी का ऐसा करेक्टर निकल के आए। ऑफकोर्स थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़ी सी मैच मेरी क्या है, कोई भी चीज ऐसा करो कि अपनी लैंग्वेज के लिए कोई फायदा होना चाहिए, जी ना कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक फिल्म बना दूं। मैं हाँ ऐसा, इस तरह का एटीट्यूड नहीं है मेरा। टिक तो मैं मार्क नहीं चाहता हूँ होना कि कुछ चाहिए। ऐसी चीज बन के सामने आए ताकि लोग उसे अपने पास अपने एक यादगार की तरह अपने पास उसकी कैसेट रखें। तो जरूर कोशिश मेरी है दोनों तरफ से, नेशनल लेवल में कोई ऐसा करेक्टर निकल के आ जाए तो हम प्ले कर सकें, पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू, दैट वुड बी सो वंडरफुल एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, जैसे नहीं, आपने बोला इट शुड बी समथिंग व्हिच इज मेमोरेबल, जो एक मास्टरपीस बने। सो दैट वुड बी ब्यूटीफुल। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा एक लास्ट चीज है कि जो बच्चे, हाँ जी, आप जैसे जानते हैं हमारा जम्मू बहुत ही छोटा इलाका है, छोटे गांव से लोग आते हैं वहाँ, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलके एक जम्मू बनता है। अगर उधर से टैलेंट बहुत ज्यादा है, खूबसूरती लोगों में, लोगों के दिलों में और जगह में बहुत ज्यादा है, तो अगर वहां से जो बच्चे अब आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उसको आप क्या एडवाइस देना काफी सारी खूबसूरत ललित तुम लेके लंदन बैठे हुए चाहेंगे? हो। टैलेंट तो सब जगह है, जम्मू में भी है। मैं कई बार मिला भी हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने बताया भी है, सिस्टम भी बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा देश जो है, कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब जम्मू वैसा नहीं रहा जो 20 साल पहले था। जी खाली हम सोच ही नहीं सकते, अच्छा बॉम्बे भी है, कहाँ पे है, कितनी दूर है, पहले ऐसा होता था। आज नहीं, आप 2 घंटों में जम्मू पहुंच जाते हैं। और ये कनेक्टिविटी बेटर से बेटर होती चली जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हर छोटी स्टेट के लिए जो बड़े सिटियों के साथ जुड़ना चाहते हैं अपने कैरियर को लेकर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो बॉम्बे आपकी लास्ट स्टेज है जहां आप सबसे बड़ा, सबसे अच्छा करना चाहोगे। मैं चाहता हूं कि आपकी जो एज है उसका ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को मत इस काम में डालिए, क्योंकि ये जो एज है, पढ़ाई उसके सामने नहीं रुकावट होनी चाहिए, पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। और आजकल क्या हो गया, हर स्टेट में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो कल्चरली। आप स्टेज परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारे आप छोटे छोटे शहरों में, मैं जम्मू में देखता हूँ ऐड भी बनती हैं आज की डेट में, और कुछ प्लेस भी होते हैं। आप जी इनमें करो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सीख लो बाय द टाइम यू डिसाइड कि नाउ आई वांट टू जॉइन द इंडस्ट्री। क्योंकि पढ़ाई के टाइम में आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो यू लूज योर कंसंट्रेशन। तो बेहतर ये होगा कि पढ़ाई फर्स्ट गोल होना चाहिए, उसके बाद गोल बनाइए आप। और उसके बाद वो तमाम चीजें वहां सीखिए अपने नजदीक में, जिसको लेके आप समंदर में डुबकी मारने जा रहे हैं। यहाँ ट्यूब लेके मत आइए कि मैं हवा भर लूंगा और मैं तैरना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको एक कंप्लीट इंसान बन के, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन के आना पड़ेगा, चाहे वो एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या क्रिकेट के पॉइंट ऑफ से हो।
भी चीज हो, बड़े शहर में जब जाना तो कंप्लीट बन के जाओ, या ठीक है वहां अवेलेबल है कुछ, वो आके सीखो। तो उससे क्या होता है, आप अपने आप को जो है वो निखारते हो, आपको वो चीजें समझ में आती है कि मुझे क्या क्या चाहिए समंदर में डुबकी लगाने के लिए, तब जाके आप कामयाब होंगे। क्योंकि जब हम बड़े शहरों में चले जाते हैं बिना उसके, तो हम खो जाते हैं, और यहाँ खोने के हजारों तरीके हैं, फिर कामयाबी के तरीके भूल जाते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है, और सबसे बड़ी एक और बात सबको बता दूं कि आज फिल्मों में आना एक इज्जत की बात है। पहले डरते थे लोग, माँ बाप से नहीं डिस्कस करते थे। तो आज जब आप अपने माँ बाप से कह सकते हो, तो माँ बाप भी आपसे यही कहते हैं कि बेटा सीख के जाओ, पढ़ के जाओ, सीख के जाओ। और कहाँ से क्या सीख सो, आप सब कुछ, आप सिनेमा में क्या क्या होता है आपको सब पता है, तो वैसी चीजें सीख के जाओ, पॉलिश करके जाओ। मैं यही सबसे कहूंगा, इस बात का फायदा उठाएं कि आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकें, ताकि उनका आशीर्वाद के साथ आप रहें। तो फिर जब मैदान में उतरे तो आपको पीछे का फिक्र या डर नहीं रहना चाहिए, और जब बड़े शहर में आए तो उसकी पूरी तैयारी करके। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस। आई एम श्योर जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी नए कलाकार जम्मू या कहीं से भी देख रहे हैं और आना चाहते हैं इस फील्ड में, दे मस्ट हैव रियली बीन एनकरेज्ड फ्रॉम दिस इंटरव्यू। और आपकी सारी बातें सुन के शुरू से एंड तक मुझे यही लग रहा है कि आपने हर एक बात जो करी है उसमें आपने एक राह दिखाई है। सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। And just before we leave, I would like to ask if there's anything in the end you would like to say, otherwise I'll conclude. मुझे अपने इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी से कहूंगा कि सब जुड़े रहिए, अपनी खुशबू को अपने पास रखें, और इसको हम कोशिश करें कि इसको बेटर करके किस तरह फैला सकते हैं इसको। लैंग्वेज, हर लैंग्वेज अपने आप में, क्योंकि मैंने सब लैंग्वेज में काम किया है और उनका थोड़ा सा भी बोल पाना है मैं इतना फख्र महसूस करता हूँ। हर लैंग्वेज, हर, लेकिन उसके पीछे मेंबर लोग कम हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन लैंग्वेज कभी इनकम्प्लीट नहीं होती। जब है तो पूरी है वो, और उसकी एक अपनी फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है। तो हम इसको जिस तरह फैला सकें, जितना बेहतर कर सकें, आप अपने हिसाब से करें, मैं अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करूंगा। हमारा म्यूजिक किस तरह बेटर हो सकता है, क्योंकि आज अच्छे तरीके हैं, अब सिंगर अच्छे हैं, हम किस तरह उनको बेटर कर सकते हैं, ये कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। तो हम सब अपनी अपनी जगह पे बैठ के इसको पॉलिश कर सकते हैं, और इस लैंग्वेज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम सब मिलके करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। एज वी से, लैंग्वेज की बात हुई है तो आई विल एंड इट इन डोगरी। तो इंदा मता मता धन्यवाद, एंड थैंक यू एवरीबॉडी एल्स एज वेल। सबका मता मता धन्यवाद आज साडे कन्ने जुड़ने आस्ते। Thank you so much. All the best, Lalit. God bless everybody. Thank you. God bless.